गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 24वीं वीडियो हमारी चल रही है 11वीं क्लास की और सब्जेक्ट हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार में कुछ यहाँ पर नंबरिंग के कारण एक गड़बड़ हो गई थी, तो वो कंटिन्यू चल रही है, उसको आप मैनेज करिएगा। 24 नंबर हमारी वीडियो है और आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं और टॉपिक है अवकलन। मोस्टली अभी थोड़ा सा पार्ट आपके इसमें है, 13वीं प्रश्नावली में है और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये अवकलन का जो टॉपिक है ये आपको 12वीं क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि है तो ये हमारे कोर्स का, लेकिन कोर्स में अपनी प्रश्नावली नंबर बन रहा है सीमा और अवकलज के नाम से ही आता है। तो सीमा और अवकलज का जो टॉपिक है उसमें पहले सीमाओं की बात की जाती है, उसके बाद बात की जाती है फिर अवकलन की। और अवकलन को हम जब शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए, है ना, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ रूल्स आते हैं इसके, उन रूल्स के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक टॉपिक शुरू होता है यहाँ पर, वो होता है प्रथम सिद्धांत का। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अब प्रथम सिद्धांत क्या होता है भाई, कि जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि हम ये कहेंगे कि भाई साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, या इस प्रकार से हमने लिख दिया। अभी बताऊंगा सारी चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ें आती हैं। कि आपसे कहा गया भाई साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आंसर होगा कॉज एक्स, है ना। साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। इस प्रकार से कुछ सूत्र आते हैं। अब इन सूत्रों को बनाया गया है, कैसे बनाया गया है? तो हर एक सूत्र के लिए एक पूरा डेरिवेशन चाहिए होता है। उस पूरे डेरिवेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सूत्र की उत्पत्ति जहाँ से होती है, जहाँ से आप सूत्र को बना रहे हैं, उस सिद्धांत को नाम दे दिया जाता है प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से हम काम कर रहे हैं अवकलन के लिए, यानी अवकलन कर रहे हैं प्रथम सिद्धांत से। तो मान लीजिए जैसे हम इसी के बारे में बात करें कि भाई साइन एक्स है, साइन एक्स के लिए आप काम करते हैं। तो जैसे 5 नियम हैं, पहले नियम समझ लें फिर उसके बाद हम काम करते हैं। कि पहला नियम ये होता है कि जो भी फलन आपको दिया जाता है, फलन के बारे में मैंने आपको बताया एक पहले वाले वीडियो में, है ना। तो फलन, संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब फलन के अंतर्गत आती हैं। और साइन एक्स आ रहा है, ये भी एक फलन है। और हमसे कहा गया कि भाई जो 5 रूल हैं, 5 रूल के आधार पर ये प्रथम सिद्धांत बताया जाता है। और इस प्रथम सिद्धांत के लिए हमने सबसे पहले जो भी हमें कोई फलन दिया जाता है उसको हम y के बराबर में ले लेते हैं। कोई भी फलन जो हमको दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर मान दिया जाएगा, जो भी कुछ है, चाहे वो e की पावर x है, या वो 10x है, या वो sin x है, या वो x की पावर n है, e की पावर x है, कुछ भी जो भी है उसको y के बराबर ले लेंगे। ठीक है, y भी फलन को शो करने का तरीका होता है। फिर उसके बाद में नंबर 2, इनके अंदर हम कुछ वृद्धि करते हैं। अब देखिए ये टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो बनते ही हैं, लेकिन थोड़े समझने के भी हैं। और समझने का मैटर ज़्यादातर तो वही ज़्यादा क्लियर होता है जब आप आमने सामने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड उदाहरण होते हैं, यहाँ पर डिटेल भी समझ नहीं आती। कोई चीज़ अगर आपको कोई दिक्कत कर रही है तो आप डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते, है ना, उसमें भी टाइम लग जाता है अपने जो इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करने में। तो हम एक आंशिक वृद्धि करते हैं। सेकंड रूल है हमारा कि आंशिक वृद्धि करते हैं। आप थोड़ा सा समझिए इसको कि आंशिक वृद्धि का मतलब क्या होता है। आंशिक वृद्धि का मतलब होता है, ये जो आंशिक वृद्धि है ये x और y दोनों में होती है, x और y में, है ना। अब आंशिक वृद्धि x और y में हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आंशिक वृद्धि का मतलब क्या है। आंशिक वृद्धि का मतलब क्या है? बहुत आंशिक, आंशिक का मतलब बहुत कम, हल्की सी वृद्धि करनी है। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई जब किसी भी चीज़ में हम बहुत हल्की सी वृद्धि करते हैं, हल्की सी, तो क्या उसके मान में परिवर्तन हो जाता है? होता होगा भाई, कुछ भी वृद्धि करेंगे, नाम ही आ रहा है वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करें तो उसके मान में तो परिवर्तन आएगा ना। लेकिन यहाँ पर ये वृद्धि इस प्रकार की होती है कि वृद्धि भी हो जाए, मान में भी परिवर्तन ना आए, इस तरह की वृद्धि होती है। अब ये आपके लिए बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप वृद्धि भी कर रहे हैं और मान में भी अंतर नहीं आए। तो एक बहुत हल्का सा उदाहरण है, तुरंत समझ में आता है कि समुद्र है एक, समुद्र में आपने 1 बाल्टी पानी डाल दिया तो क्या होगा? तो क्या उसकी जो जल राशि है वो अथाह हो जाएगी? अथाह तो पहले से ही है वो। और क्या हो जाएगा? उसमें बाढ़ आ जाएगी, है ना, ज्वार भाटे आ जाएंगे। क्या ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा।
क्योंकि समुद्र है, उसके पास इतनी अथाह जल राशि है जिसको शायद अभी तक मापा भी नहीं गया कि कितनी जल राशि उसके अंदर है, और उसमें आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया। तो हम ये कहें कि भाई हमने पानी डाला है ना, हमने डाला है, तो वृद्धि तो हुई है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ। भाई एक बाल्टी पानी यानी 20 लीटर पानी लगभग आपने उसके अंदर डाला, तो 20 लीटर तो बहुत कुछ होता है। पश्चिमी राजस्थान में अगर हम 20 लीटर पानी दे दिए वहाँ पे, तो वो तो पूरा 2-2 दिन निकाल देते हैं उस राजस्थान के अंदर। तो इस स्थिति पे अगर हमसे ये कहा जाए कि क्या 20 लीटर पानी की कोई वैल्यू नहीं है, तो बिल्कुल है, 20 लीटर पानी की बहुत वैल्यू है। लेकिन जब वो समुद्र के सामने गया वो पानी, तो वो 20 लीटर पानी कुछ भी नहीं है ना, नगण्य राशि हो गई, बिल्कुल नेगोशिएबल। तो इसको क्या कहते हैं हम, आंशिक वृद्धि। कि आपने वहाँ पानी डाल दिया, वृद्धि तो कर दी हमने पानी डाल दिया, उसमें मान रख दिया, लेकिन उस जल राशि के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कहीं नहीं दिखा किसी को भी कि इसमें एक बाल्टी पानी डाला, या उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के हम ले आए, तो क्या फ़र्क पड़ गया, समुद्र सूख जाएगा, है ना, सारे जो उसमें जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, सब मर जाएंगी कि पानी कम हो गया। कैसा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो कुछ कम करना आंशिक कमी कहलाता है, कुछ बढ़ाना आंशिक वृद्धि कहलाता है। या आपसे कहा जाए कि भाई कोई ऐसी राशि है जैसे 0.0000 ये दे दिया, ये राशि दे दी, और इसके आगे मान लीजिए हमने 9 लगा लिया, ऐसे कर लिया, और आपसे कहा गया कि अब आपको इसका कोई समीकरण है, कोई x² वगैरह कुछ भी है, कोई समीकरण हमको दिया हुआ है, इसके अंदर इसका मान रखना है ना, ये वाली वैल्यू उसके अंदर रखनी है। मान लीजिए ये x का मान है और इस x के मान को आपको वहाँ पर रखना है। कोई समीकरण है कि x³ + 4x + 2, इसमें आपको मान रखना है। तो जब हम ये मान इसमें रखेंगे तो क्या इस मान को ऐसे रखना उचित होगा, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है कि 9.0000 करके फिर 1 आ गया और फिर हमने मान रख दिया, तो इस 1 की वैल्यू तो है, ये थोड़ी कि 1 कोई काम नहीं करेगा, काम तो करेगा। लेकिन जब हम इसके मान को रखेंगे तो हम क्या ये ले सकते हैं कि भाई हम इसको 9 के बराबर मान सकते हैं, है ना, कि इसको हम क्या मान लेते हैं कि लगभग 9 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, साफ दिख रहा है कि लगभग 9 के बराबर है। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो उसमें 9 रख देंगे यहाँ पर, तो भी हमारे मान को सही माना जाएगा, है ना। तो ये जो वृद्धि हुई है ना इसके अंदर, ये वाली, ये आंशिक वृद्धि है, इसको कहते हैं आंशिक वृद्धि। तो एक बहुत छोटी सी वृद्धि इसके अंदर करनी पड़ती है और वो क्या कहलाती है, आंशिक वृद्धि कहलाती है। तो हम सेकंड जो रूल हमारा बनता है उसके अंदर हम आंशिक वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा बनेगा कि आंशिक वृद्धि कर दी। उस आंशिक वृद्धि करने के बाद तीसरा पॉइंट हमारा बनता है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तीसरा रूल है, अभी लिखना नहीं है आपको कुछ भी, इसको जब हम सवाल करेंगे तो सवाल को मैं इसी अकॉर्डिंग सेट करूँगा, तो आपको ये अलग से रूल नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है नंबर 4। अब चौथा क्या है कि जब हम इसको हल कर लेते हैं तो उसके बाद एक लिमिट लगाते हैं। लिमिट है डेल्टा x टेंस टू 0, क्योंकि जो वृद्धि हम करते हैं ना वहाँ पर, वो डेल्टा x कहलाती है। बहुत बारीक, कोई भी चीज़ हल्की सी है, कोई बारीक चीज़ें हैं, उसको डेल्टा x, जैसे x में आंशिक वृद्धि हुई तो डेल्टा x कहलाएगी, y में आंशिक वृद्धि हुई तो वो डेल्टा y कहलाएगी, है ना। तो ये कुछ मानक चीज़ें हैं, इनको हमें ऐसे ही यूज़ करना है यहाँ पर। तो डेल्टा x टेंस टू 0 हो गया, यानी डेल्टा x एक ऐसी राशि है, देखिए बराबर नहीं है, ये टेंस टू का चिन्ह होता है, इस तरह से एक तीर का निशान लगा होता है, इसको कहते हैं 0 की तरफ अग्रसर है, यानी इसका मान लगभग 0 के बराबर है। इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको हम ये मान सकते हैं कि इसका मान लगभग 0 के बराबर है। बहुत बारीक राशि कहलाती है ना। तो ये कहलाती है डेल्टा x टेंस टू 0 बोला जाता है इसको। उसके बाद लिमिट लगा दी, फिर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और डेल्टा x का भाग दे देते हैं इसमें। 1 मिनट पहले डेल्टा x का भाग दे दीजिए, तो डेल्टा x का भाग लगा देते हैं पहले, और उसके बाद में नंबर 5 पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 कर देते हैं। ये लिमिट लगा देते हैं, और जैसे ही लिमिट लगाते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, यानी अवकलन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास सूत्र के रूप में आती है। अब हम इसी चीज़ों का, ये जो मान हमको दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर लेते हैं कि सवाल के अकॉर्डिंग जब हम इनको सेट करते हैं तो इसका मान क्या प्राप्त होता है। इसको देखिए, जैसे ये मान हमारे पास आया कि हम काम करने वाले हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, है ना।
पहला काम हम क्या कर रहे हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। और प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन करते हैं तो पहला पॉइंट हम लेते हैं साइन एक्स का। पहला पॉइंट साइन एक्स का, आपसे कहा गया कि साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए प्रथम सिद्धांत से। तो पहला जो रूल था कि जो भी फलन हमें दिया जा रहा है उसको y के बराबर लीजिए, तो y के बराबर ले लिया, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया, हो गया। फिर x तथा y में आंशिक वृद्धि करनी, x तथा y में आंशिक वृद्धि करने पर, जब x तथा y की आंशिक वृद्धि करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखिए आंशिक वृद्धि करेंगे, x में डेल्टा x वृद्धि होगी, y में डेल्टा y वृद्धि होगी, तो y में वृद्धि हो गई डेल्टा y, x में वृद्धि हो गई डेल्टा x, ठीक है। ये डेल्टा ऐसे बनाना है, जैसे सांप जैसी आकृति होती है ना, इस तरह से ही बनाना है इसको, ठीक है। तो y में आंशिक वृद्धि कर दी डेल्टा y, x में आंशिक वृद्धि कर दी डेल्टा x, ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो 2 रूल हो गए आपके। तीसरा रूल था समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो इसको, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। इसको y से y काट दिया, ये कट गया, बचा क्या, डेल्टा y। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का एक फार्मूला बनता है, ये तीसरी प्रश्नावली में है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, कि साइन a प्लस बी का एक फार्मूला आता है कि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना, ये फार्मूला आता है। इस फार्मूले को हमने यहाँ रख दिया, तो साइन, ये तो दोनों कट गए, y से y कट गया, केवल डेल्टा y बच गया। साइन a की जगह पे ये चल रहा है, कॉस b की जगह पर ये चल रहा है, फिर प्लस कॉस a साइन b और माइनस साइन x, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, जब इस कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ देखिए कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, लिमिट ली थी एक जगह पर, तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि डेल्टा x आंशिक वृद्धि है ना, डेल्टा x आंशिक वृद्धि है। आंशिक वृद्धि का मतलब क्या होता है कि टेंस टू 0 है, यानी डेल्टा x का मान 0 की ओर अग्रसर है, यानी वो इतना छोटा है कि हम इसको 0 के बराबर, लगभग बराबर मान सकते हैं। 0 नहीं है वो, 0 के लगभग बराबर है, यानी कोई ना कोई मान तो है ना, कोई ना कोई राशि तो है, लेकिन वो राशि इतनी छोटी है कि जब हम कैलकुलेशन पार्ट में लेते हैं तो उसको हम लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो डेल्टा x टेंस टू 0, ऐसे तीर का निशान लगाते हैं, उसको बोलते हैं 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो साइन डेल्टा x का मान किसके बराबर होगा, साइन डेल्टा x का मान, भाई जब यहाँ पे 0 है, इसका मान लगभग 0 के बराबर है, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 10वीं क्लास में सारणी में आया था कि साइन 0 का मान 0 होता है ना, लेकिन 0 का मान 0 तब होता है जब ये पूरा 0 होता है, तब तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, तो इसका मान भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। जो लैंग्वेज इसमें यूज़ कर रहे हैं वही लैंग्वेज वहाँ जाएगी, तो ये भी लगभग 0 के बराबर होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा x के बराबर। सेम इसी प्रकार से कॉस डेल्टा x आता है। अब कॉस डेल्टा x आ रहा है तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान, भाई कॉस 0 का मान क्या था, कॉस 0 का मान 1 था, तो कॉस 0 के लगभग बराबर है, तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर, है ना। बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ मैं, लगभग 1 के बराबर, तो वो टेंस टू, मतलब तीर का निशान बना के दिखाते हैं उसको, ठीक है। ये स्थिति हो गई। अब इनमें आप मान रखिए, तो यहाँ से आ जाता है डेल्टा y बराबर साइन x, तो ऐसे ही, और कॉस डेल्टा x की जगह पर 1 आ जाएगा, तो साइन x का मान तो ऐसे कैसे रख दिया, कॉस डेल्टा x की जगह पे 1 रख दिया, 1 से इसका गुणा कर दिया,
तो यही आ जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर आ जाइए cos x प्लस cos x हो गया, साइन डेल्टा x आ रहा है ना, साइन डेल्टा x। साइन डेल्टा x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, डेल्टा x और माइनस साइन x। माइनस साइन x से प्लस साइन x कट गया, बचा क्या cos x डेल्टा x, ये आ गया। अब अगला ये नंबर हो गया 3, इसको 3 नंबर डाल देंगे। अब अगला रूल है कि डेल्टा x का भाग करिए, डेल्टा x का भाग देना है इसमें। तो समीकरण 3 में डेल्टा x का भाग देने पर, डेल्टा x का भाग कर दिया तो वैल्यू आ गई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर cos x डेल्टा x और अपॉन में डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x कट गया। अब लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर, अब देखिए ये दोनों कट गए तो लिमिट है ही नहीं, है ना। तो cos x को, या आप ऐसे लिख दीजिए इसको कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और cos x। तो ये वाला जो पोर्शन है, अब इसमें लिमिट लगाने की जगह ही नहीं बची, कहीं डेल्टा x है ही नहीं तो लिमिट नहीं लगेगी, लेकिन इसमें लगेगी क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x है। इसको संकेत के तौर पर लिख दिया dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें कुछ नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा cos x। तो आंसर क्या आ गया cos x, और हम लेके क्या चले थे sin x। तो ये कहा जाता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि इस प्रोसेस की ज़रूरत केवल 11वीं क्लास में होती है, 12वीं में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो sin x का आंसर निकालते हैं और sin x का जो अवकलन होता है वो क्या आ जाता है cos x आ जाता है। ऐसे ही जब cos x लेके चलेंगे तो माइनस का sin x आएगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस करना है। e की पावर x लेके चलेंगे e की पावर x आ जाएगा, है ना। ये काम हमको यहाँ पर करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक फार्मूले होते हैं, उन फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी, और लिखने के बाद फिर हम इसका मान करेंगे। अभी हमने सीमा का टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, लिमिट्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो क्योंकि अभी जब तक आप आमने सामने नहीं आ जाते तब तक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता पा रहा हूँ, और बाकी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई ये बहुत बड़ी हैं, समझ में कम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन एक क्रम के अनुसार चलता रहता है। बस उस क्रम के अनुसार आप लोग प्रैक्टिस करिए और उसी क्रम से ये काम हो जाता है। जैसा अभी ये sin x है, sin x का आंसर पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, है ना। 11वीं में इसकी बात करेंगे कि भाई प्रथम सिद्धांत से करिए तो आपको इतना करना है, और 12वीं में जब बात करेंगे तो कुछ भी नहीं करनी। 12वीं में सीधा पूछेगा कि sin x का अवकलन, तो आपका आंसर क्या होगा cos x। ठीक है, ये स्थिति है, इसको नोट करिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं।